तो फिर ये दूसरा भाग हमारा कि जब बदलू के घर लेखक पहुंचता है तो बदलू उसे पहचान नहीं पाता। वो कहता है, नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा, नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुपचाप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। पहले तो बदलू उसको लेखक को पहचान नहीं पाया। थोड़ा वो अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा, पर कुछ देर में फिर वो बोला, जब मैं जनार्दन हूँ। तो वो समझ में नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था, उसको बहुत देर निहारता रहा, देखता रहा। तो जनार्दन ने, लेखक ने कहा, मैं आपके पास आता था छोटे में और आप मुझे गोलियां बनवा कर देते थे। तो बदलू चुपचाप रहा, फिर अपने दिमाग में याद करके पुरानी यादें सोचने लगा। तो अचानक ही वो बोला, अरे अरे, आओ आओ लल्ला, आओ। छोटे में उसे लल्ला बोलता था ना, आओ बैठो, बहुत दिन बाद तुम गांव आए। तो लेखक ने कहा, हाँ, इधर आना नहीं हो सका। तब चारपाई पर उतर दिया बैठते हुए। ठीक है। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो इधर उधर मैंने नज़र दौड़ाई, वो लेखक ने। तो उसे थोड़े शांति रही। उसके बाद वो इधर उधर देखा, तो देखा कि पहले जो बदलू बैठकर जो लाख की चूड़ियाँ जिस मचिया पे बनाता था वो नहीं नज़र आई, ना ही वो भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। तो उसने अनायास से कहा, काका क्या आजकल आपका काम नहीं होता? तो उन्होंने, बदलू ने कहा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते। फिर तो जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव। जब लेखक ने कहा, क्या काका आपका काम नहीं होता है? तो उन्होंने थोड़ा शांत होकर बोला, नहीं बेटा लल्ला, आजकल कहाँ होता। आजकल लाख की चूड़ी को कौन पूछता है। सब जगह देखो कांच का ही प्रचलन हो गया है, गांव में भी कांच आ गया है। फिर कुछ देर वो चुप रहा, फिर बोला, क्या करे, आजकल का मशीन का ज़माना है। हाँ, हर जगह काम मशीन से होता है, यहाँ तक कि खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। तो और कांच की चूड़ियों में तो सुंदरता भी होती है, लाख में ऐसा कहाँ संभव। मतलब कांच की चूड़ियों में कितना डिज़ाइन दे सकते हैं, तो लाख में उतना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए वो कह रहा है कि जितना सुंदरता आती है, इसीलिए लोग उसके पीछे जाते हैं, मशीन का ज़माना है। लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। तो कुछ देर तो लेखक ने बोला, अरे कांच तो बहुत खतरनाक होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। माने कि बदलू ने भी कहा, कांच से तो मतलब कि कमज़ोर तो होता ही, वो टूट भी हो जाता है, मतलब नाजुक होता है, सॉफ्ट होता है, वो टूट भी जाता है। तो ऐसा बोलते बोलते उसे खांसी आ गई और वो बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था।
उसके हाथों पर माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं मुझे, फसली खांसी है। ये 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब कि कैसे लेखक का बात उसने भांप लिया और बोला, नहीं बेटा, मुझे दमा नहीं है, ये फसली एक खांसी होती है, वो 2 महीने से हो रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। माने कि थोड़ा देर तो दोनों चुप रहे। फिर उसको, लेखक को ऐसा एहसास हुआ कि बदलू के मन में कोई दुख है जो लेखक से छिपा नहीं है। तो बहुत देर तक वो सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, अर्थात मशीन की वजह से जो लोग हाथ से काम करते थे वो लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर कुछ देर वो लोग की शांति बनी रही, तो लेखक को अच्छी नहीं लगी। फिर लेखक ने कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी, उसने लहक कर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। तो कुछ देर वो लोग चुप रहे, शांति अच्छी नहीं लगी। लेखक को बुरा लगा कि जानता है बदलू का दुख। फिर उसने बात घुमाने के लिए ऐसे कहा, आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर वो बात बदलने के लिए ऐसे कहा, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। उसने अच्छे से मतलब कि लहक कर, मतलब अच्छे से कहा, मतलब कि खुश है जैसे उस बात से। लहक कर बोला, अरे हाँ, बेटी को आवाज़ दी। अपनी बेटी को उसने अंदर जो बेटी आवाज़ दी, अरे रज्जो कि जाओ, मैंने कि रज्जो, लल्ला के लिए आम लेकर आओ। फिर वो लेखक की तरफ देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला कि आपको मैं इस बार आम खिलाना भूल गया। तो लेखक ने कहा, नहीं, मैंने तो इस साल बहुत आम खाए काका। तो बोलने लगे, वाह वाह, कैसे? मैं आपको आम खाए बिना थोड़ी जाने दूंगा तुमको, ऐसे कहा। हाँ। फिर मैंने पूछा, तो मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आ गए कि जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिला था। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में देर से आम ले आई। वो तो बहुत काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। तो कुछ देर वो चुप रहा। फिर उसे याद आया कि जो बदलू उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। तो उसने बोला, गाय अच्छी है ना काका? तो बदलू ने कहा, कहाँ है गाय, 2 साल हुआ बेच दी, कहाँ से खिलाता? क्योंकि अभी बदलू के कमाई नहीं थी, तो वो कहाँ से खिलाता। इतने में उसकी बेटी रज्जो एक डलिया में बहुत सारा आम लेकर आई। तो वो बोलने लगा, काका ये तो बहुत ज़्यादा आम है, मैं कहाँ खा पाऊँगा। तो वाह वाह, वो हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। तो वाह वाह, वो हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। तो बदलू बोलने, अरे तुम इतने उम्र में इतना नहीं खा सकते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं इसका 4 गुना आम खा जाता था। तो आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे है, इसी साल का ये पेड़ तैयार हुआ। तो वो अपनी बेटी को बोलने लगा कि लल्ला के लिए अंदर से अच्छे से सिंदूरी, जो रेड टाइप के जो पके हुए अच्छे आम, टेस्टी आम, वो लाके उसको एक पॉलीथीन में दे दे, जो इस साल ही तैयार हुआ, ऐसे अपनी बेटी को बोलता है।
तो रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। तो उसकी बेटी उसके लिए आम लेकर आई और उसको देने लगी। जब उसको आम देने लगी तो लेखक की निगाह उसके हाथों पे जो गोरी गोरी कलाई और उसमें लाख की चूड़ियाँ जो थी वो बहुत फब रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने में पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बदलू ने उसकी दृष्टि को भांप लिया लेखक, जो उसकी बेटी के हाथों में कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ देख रहा था। तो वो बोला, ये बेटा मैंने यही आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार की बेटी के शादी के लिए। तो वो मुझे 10 आने पर दे रहा था, पर मैंने उसे ये जोड़ा नहीं दिया और कहा जाओ शहर से ले आओ। तो मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ लेखक आम लेकर चल पड़ते हैं, लेकिन मन में उसे खुशी होती है कि बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी, अर्थात कि वो मन में कि इस मशीनी युग ने, इस मॉडर्न ज़माने ने, इस मशीनी युग ने उसके हाथ तो काट दिए, उसके हाथ की बनाई चूड़ियों को आज कोई नहीं पूछता, लेकिन वो हार मानकर भी नहीं हार माना। वो अपने स्वाभिमान में रहा कि उसकी मेहनत की जो कमाई है उसे देनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं बेचेगा। जिस प्रकार उसने जमींदार की बेटी को उसके हाथ की बनाई चूड़ी का मुँह मांगा कीमत नहीं दिया तो उसने नहीं बेचा। तो इस चीज़ से लेखक को खुशी थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं माना। तो इस प्रकार ये हमारा लाख की चूड़ियों का अध्याय ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से सुनिए, इससे जुड़ी जो भी प्रश्न होंगे आप आराम से इसके उत्तर दे पाएंगे अगर कहानी को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इससे कुछ भी आपको शंका डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में और या फिर कमेंट्स करके। धन्यवाद।